नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया है और बताना चाहेंगे कि सीएम आवास में कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया और इस मौके पर कई स्कूलों के बच्चों ने वृक्षारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी नजर आए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और बताना चाहेंगे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन करते हुए बधाई दी है। साथ ही सीएम धामी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुयशपूर्ण जीवन की कामना की है। तो ट्वीट करते हुए उन्होंने ये बधाई दी और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन भी किया। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ 51 साल के हो गए हैं और उनके जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की। उधर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में विशिष्ट लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन भी मांगा और गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहा है और सरकार की योजनाओं और क्षेत्र में हुए विकास से अवगत कराते हुए उन्होंने सबका समर्थन मांगा है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिस्ट ने एक बार फिर से सरकार की नीतियों को सही ठहराते हुए राज्य में लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य में किसी भी प्रकार से लैंड जिहाद जैसी किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, जो कि अब तक भी चल रही है। अभी तक जो भी सरकार के निर्देश प्राप्त हैं उस पर पुलिस प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने आगे ये कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहां पर किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द और पूर्ण माहौल को बिगाड़ने का काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह का उन्होंने बयान भी दिया है और कार्रवाई का समर्थन भी किया। तो लैंड जिहाद पर कार्रवाई का उन्होंने समर्थन किया है और प्रदेश प्रवक्ता ने इस तरह का बयान दिया। राज्य में लैंड जिहाद का जो विषय है, मुख्यमंत्री जी बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पे उत्तराखंड में लैंड जिहाद को बढ़ने नहीं दिया जाएगा और जो भी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जो भी ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं, ये जो भी लैंड जिहाद जैसे विषयों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून भी बनाया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। देश भर में बाघों के संरक्षण के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच लगातार बाघों की हो रही मौतों ने सबकी चिंता को बढ़ा दिया है। पिछले 5 महीनों में प्रदेश में 12 बाघ बाघिनों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा वन्य जीव प्रेमियों के लिए किसी आघात से कम नहीं है। बताना चाहेंगे कि 5 महीने में हुई मौतों में सबसे ज्यादा मौतें कुमाऊं के सेंट्रल तराई क्षेत्र में हुई हैं। लगातार मौत होने के बाद मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक डॉक्टर समीर सिन्हा ने मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं को विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। तो लगातार बाघ बाघिनों की जो मौत हो रही है उसने वन विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है और उत्तराखंड में अभी 442 बाघों की संख्या है और देश में बीते 5 महीनों में 76 बाघों की मौत हो चुकी है। कुमाऊं के सेंट्रल तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और इन मौतों से वन विभाग की टेंशन जरूर बढ़ती हुई। वन मुख्यालय ने सीसीएफ कुमाऊं को जांच सौंपी है और उत्तराखंड में अभी 442 बाघों की संख्या है और आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में यहां पर 12 बाघ बाघिनों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से वन विभाग की टेंशन लगातार बढ़ती हुई, चिंता लगातार बढ़ती हुई और कुमाऊं के सेंट्रल तराई में सबसे ज्यादा मौतें बताई जा रही हैं।
तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने इसके के लिए रिपोर्ट भी मांगी है और मुख्य वन संरक्षक से रिपोर्ट मांगी गई है। और देहरादून से यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। तो यशराज, जिस तरह से बाघ बाघिनों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ कारण समझ में आ रहे हैं अभी तक? क्या किसी भी तरह का स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस वजह से बाघ बाघिनों की मौत हो रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रदेश की 5 महीने में कुल 12 बाघ बाघिनों की मौत की खबर अभी तक आ चुकी है। और यदि सबसे ज्यादा बात की जाए तो सेंट्रल तराई, कुमाऊं की सेंट्रल तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौतों की संख्या है। वही मुख्य वन प्रतिपालक ने अपने जांच केस में आदेश दे चुके हैं। और यदि बात की जाए कि पुराने डेटा की, तो 2018 की गणना के अनुसार प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 422 है। तो वहीं अब यह बात की जा रही है कि लगातार बाघ बाघिनों की मौत की संख्या आ रही है। वहीं पर सरकार और प्रशासन के द्वारा लगातार यह अपील की जा रही है कि बाघ बाघिन की जो मौत लगातार हो रही है, इसको देखते हुए इस पर रोकथाम लगाया जाए। जो भी जरूरी दिशा निर्देश गाइडलाइन है उसको जारी कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर लगातार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर भी बाघ बाघिनों की मौत की संख्या घट नहीं रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसी के अवसर पर मैं अभी वन विभाग में ही, आप देहरादून मुख्यालय वन विभाग में ही खड़ा हूँ। और यहीं पर जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जरूर इस पर रोकथाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड जो वन क्षेत्र के रूप में जाना चाहता है, इस वन क्षेत्र में किस प्रकार से वन संरक्षण की भी बात की जाए, इसको लेकर आज एक कार्यक्रम भी की भी शुरुआत की जा रही है। और एक मुख्यालय में कार्यक्रम भी किया जाएगा जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल भी शिरकत करने वाले हैं। तो वहीं इसको देखते हुए आज क्या हो सकता है संभावना और क्या क्या बातें हो सकती है, वहीं पर वन विभाग के द्वारा आज कुछ दिशा निर्देश भी जारी किया जाएगा और लोगों को जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया जाएगा कि किस प्रकार उत्तराखंड जो जंगल जमीन के लिए ही उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, इसको सही करना, इसको इसके दिशा में किस प्रकार से काम किया जाए, इसके लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल यशराज, तो जैसा कि आपने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों से भी आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि इस मौत को रोकने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन क्या कुछ कारण अभी तक उन्होंने बताए हैं कि किस कारणों से इस तरह की मौतें हो रही हैं अचानक से? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कारणों में स्पष्ट रूप से तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि जो बाघ बाघिनें मर जाती हैं उसमें से सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर के कारण काफी ज्यादा परेशानी आ जाती है। एक नियत टेम्परेचर एक स्थित नहीं मिल पाता है। वहीं पेड़ों में भी लगातार कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि कहीं कहीं कटाई भी कर दी जाती है। तो इस कटाई भी इसका दूसरा प्रमुख कारण है। जबकि उन्होंने किसी भी तरह के यहाँ पर कुपोषण बाघों में या किसी प्रकार की बीमारियों से साफ इनकार किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर देख रेख सही तरीके से किया जाता है, लेकिन दूसरे देश से जो इम्पोर्ट बाघ यहाँ पर किया जाता है, खरीदा जो जाता है, तो वहीं पर उसमें से भी कुछ टेक्निकल कुछ परेशानियां आ जाती है। इसी को देखते हुए लेकिन स्पष्ट रूप से फिर इनके द्वारा किया गया है कि जितनी भी मौतें हुई हैं इस पर जरूर गाइडलाइन तैयार करके इसकी अभी जांच की जा रही है। अभी जांच का भी तो विषय यह बना हुआ है, जांच किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई इस पर स्पष्ट रूप उन्होंने अपनाते हुए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक जब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल जाती है तब तक कुछ कहना सही नहीं रहेगा। जी बिल्कुल यशराज, और अगर वो टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये एक संतोषजनक उत्तर बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा से इसी तरह से बना रहता है और अब ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ने लगे हैं। तो उनका जो जवाब में अगर देखा जाए तो किसी तरह का वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जवाब से उनके जवाब से कोई भी स्पष्ट रुख नहीं आया, संतोषजनक जवाब नहीं आया है। इसलिए जरूर यह बात अपने आप में कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रही है कि विलुप्त प्राणी जिसमें बाघ भी अब आ चुके हैं, तो वह कितना उनका संरक्षण उत्तराखंड में किया जा रहा है। सरकार सचेत इसकी ओर दिखाई दे रही है, लेकिन बात आती है कि वन विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस पर कितना काम किया जा रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। इस पर कितना देखभाल किया जा रहा है, किस प्रकार से इसको पोषण दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, किस प्रकार से इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। वहीं सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी बार बार दिशा निर्देश दिया जा रहा है। यही वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जिस पर स्पष्ट रूप अपनाते हुए कहा है कि बाघों की मरती संख्या अपने आप में एक जरूर आश्चर्यजनक बात है। इसकी संख्या को घटाना पड़ेगा, इसकी संख्या को हटाना पड़ेगा। इतनी बाघों की संख्या, जो मौत की संख्या, ये अपने आप में कहीं संतोषजनक नहीं है। इसी को देखते हुए लगातार कार्यक्रम भी किया जा रहा है। वहीं वन विभाग को भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि वन विभाग वन विभाग भी अपने काम के तरीके में कुछ परिवर्तन लाए। यदि बाघों की संख्या लगातार घटते जा रही है तो इसमें भी वो कुछ परिवर्तन लाए और क्या रूपरेखा तैयार किया जाना चाहिए। या वन विभाग के द्वारा भी एक रोड मैप मांगा गया है कि आप चूंकि फील्ड में आप रहते हैं,
वहाँ पे तो आप फील्ड की रूपरेखा के विषय में आप एक दिशा निर्देश दीजिए, गाइडलाइन दीजिए कि और क्या व्यवस्था बाघों के लिए और वन्य जीवों के लिए की जानी चाहिए, ताकि मौतों की संख्या में बिल्कुल कमी आ जाए या इसको नगण्य किया जाए। तो वहीं इसको देखते हुए आज ठीक है। चूंकि विश्व पर्यावरण दिवस है, इसी पर आज एक कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई, जिसमें बच्चों से भी वन विभाग मिलेगा और अधिकारी लोग मिलेंगे और बच्चों के पास जाकर के कुछ विद्यालय भी जाएंगे। विद्यालय जाकर के वो बात करेंगे लोगों से कि किस प्रकार से ठीक है जंगलों को यशराज। बचाया जाए, जल जी जंगल को बचाया जाए। जी बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाघों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है, उनकी मौत हो रही है और ये वाकई में वन विभाग की चिंता बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि इस पे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कारणों को पता लगाने की कवायद अभी भी जारी है कि किस तरह से और आखिर क्यों बाघों की इस तरह से मौत हो रही है। और ये वाकई में एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर इसी तरह से ये मौतें होती चली गई तो कहीं ना कहीं बाघों की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो सकती है और बाघों के कुनबे को बढ़ाने का प्रयास भारत में लगातार किया जा रहा है। तो वाकई में ये एक चिंता वाली बात। वही अगली खबर हेमकुंड में हिमस्खलन से जुड़ी हुई बताना चाहेंगे कि हेमकुंड यात्रा मार्ग पर अतलाकोटी में एक ग्लेशियर के टूटने से हिमस्खलन हुआ था, जिसमें 6 श्रद्धालु फंस गए थे, जिनमें से 5 को एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर बचा लिया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। बताना चाहेंगे कि हिमस्खलन में अभी भी एक महिला श्रद्धालु फंसी हुई है, जिसके फंसे होने की खबर सामने आ रही है और बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगातार प्रयासरत है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी उनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो हेमकुंड में हिमस्खलन हुआ था, जिसके चलते 6 श्रद्धालु यहां पर फंस गए थे। 5 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं एक श्रद्धालु की अभी भी फंसे होने की खबर है और महिला श्रद्धालु की तलाश लगातार चल रही है। एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और अकलाकोटी में ये हिमस्खलन हुआ था, जिसमें 6 श्रद्धालु फंस गए थे और फिलहाल रेस्क्यू करके 5 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं एक महिला श्रद्धालु के फंसे होने की अभी भी जानकारी मिल रही है। तो महिला श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी एसडीआरएफ की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी जानकारी उनसे संबंधित नहीं मिल पाई है और लगातार जो उनके परिजन हैं वो इस चीज की दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द महिला श्रद्धालु को रेस्क्यू करके बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। तो अकलाकोटी में हिमस्खलन हुआ था, जिसके चलते 6 श्रद्धालु फंस गए थे और हेमकुंड में हमेशा ही देखने को मिलता है कि किस तरह से भारी बर्फबारी होती है और भारी बर्फबारी के बीच में ये यात्रा चल रही थी और जब एवलॉन्च हुआ तो उसी दौरान हिमस्खलन के दौरान 6 श्रद्धालु भी 6 यात्री भी यहां पर फंस गए, जिनमें से 5 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अटालाकोटी में यह हिमस्खलन हुआ था, जिसमें अभी भी एक महिला श्रद्धालु के फंसे होने की खबर सामने आ रही है और उस एक महिला श्रद्धालु को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उनकी तरफ से और एसडीआरएफ के जवानों ने 5 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर लिया है। एक महिला श्रद्धालु की तलाश लगातार जारी है। तो हेमकुंड में यह हिमस्खलन हुआ था, जिसके बाद एक महिला श्रद्धालु के फंसे होने की अभी भी खबर मिल रही है। तो 5 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वहीं एक महिला श्रद्धालु की तलाश लगातार चल रही है, क्योंकि उनके फंसे होने की अभी भी खबर है, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अटलाकोटी में यह हिमस्खलन हुआ था, जिसके बाद 5 श्रद्धालु को रेस्क्यू कर लिया गया है और एक महिला श्रद्धालुओं के अभी भी फंसे होने की सूचना। नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पे। और नवीन, जिस तरह से 5 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर लिया गया है, अभी भी एक महिला श्रद्धालु फंसी हुई है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? तो हेमकुंड साहिब की भी यात्रा चल रही है और कहीं ना कहीं कल तो एक सूचना आ रही थी कि जो 5 श्रद्धालु थे वो ग्लेशियर टूटने से वहां पर फंस गए थे। तो जो एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और उनका रेस्क्यू किया, जिसमें से जो 2 पुरुष और 3 महिलाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन जो एक महिला थी उनका रेस्क्यू नहीं हो पाया था। देर शाम तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उन्हें खोजने का भी प्रयास किया जा रहा था। लगातार एसडीआरएफ की टीम वहां की मॉनिटरिंग कर रही थी, क्योंकि भारी बर्फबारी वहां पर हो रखी है। ग्लेशियर जो टूट के आया था, तो कहीं ना कहीं उसमें वो जो श्रद्धालु थे वो दबने की सूचना भी मिल रही थी।
इसके साथ ही एसडीआरएफ द्वारा लगातार उसका सघन जो चेकिंग अभियान चलाया गया, लगातार देर रात तक यह अभियान चला। और देर सुबह की बात की जाए तो जो श्रद्धालु महिला थी उनका शव भी बरामद कर लिया गया। काफी मशक्कत के बाद जो एसडीआरएफ की टीम थी वहां पर लगी हुई थी, क्योंकि रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार वहां पर भारी जो बर्फबारी थी, इस वजह से जो एसडीआरएफ की टीम थी उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और दूसरी तरफ जो अंधेरा मौसम साथ ना देने की वजह से भी रेस्क्यू में दिक्कत आ रही थी। लेकिन जो अगर सुबह की बात की जाए तो एसडीआरएफ द्वारा उन महिला को उनके शव को बरामद कर लिया गया है और इसके बाद अग्रिम कार्यवाही के लिए तैयारी की जा रही है। बिल्कुल नवीन, तो क्या कुछ पता चल पाया है कि जो महिला श्रद्धालु फंसी हुई है वो कहाँ की है, और जो बाकी के 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है वो कहाँ के बताए जा रहे हैं? तो नवीन से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। और अटलाकोटी में ये हिमस्खलन हुआ था, जिसके चलते अभी हमारे संवाददाता ने भी ये जानकारी दी कि महिला श्रद्धालुओं को बचाने का प्रयास और बचाने की कवायद लगातार जारी है। एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है कि किसी तरह से महिला श्रद्धालु को बाहर निकाला जा सके। लेकिन बर्फबारी और मौसम जो है वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। फिलहाल महिला श्रद्धालु की तलाश चल रही है और 5 श्रद्धालु को बाहर रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है और सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा दिया गया है। तो संपर्क साधने की फिर से कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से हेमकुंड साहिब यात्रा में एवलॉन्च की घटना सामने आई थी, अटलाकोटी में हिमस्खलन हुआ था, उसके बाद 5 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और एक महिला श्रद्धालु अभी भी फंसी हुई है। वहीं एसडीआरएफ के अधिकारियों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो बर्फबारी है और जो मौसम का मिजाज है वो लगातार एक बड़ी चुनौती बनके परेशानी का सबब बनता जा रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, और इसीलिए महिला को ढूंढने में परेशानी हो रही है। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है और बर्फ को इस तरह से सावधानी के साथ हटाया जा रहा है कि महिला अगर इस बर्फ के नीचे दबी हो तो किसी तरह की दिक्कत ना हो और किसी तरह की उन्हें चोट ना आए। तो बहुत सोच समझ के बर्फ भी हटाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी गति से करना पड़ रहा है ताकि कहीं भी बर्फ में दबे होने के कारण महिला को किसी तरह की चोट ना लगे। और बर्फ जिस तरह से भारी मात्रा में जमी हुई है, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार एक बड़ी चुनौती सामने आती हुई, मौसम भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके चलते हेमकुंड यात्रा में हिमस्खलन की खबर ने वाकई में सबकी चिंताओं को बढ़ा दिया था। भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु मौजूद थे, जिसमें से 5 लोगों के रेस्क्यू होने की खबर सामने आई थी और एक महिला श्रद्धालु अभी भी फंसी हुई है। उधर हरिद्वार में ऊंचे पुल पर एक सड़क हादसा हो गया, जहां हादसे में एक कार डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद कार ने कई बार पलटी खाई और दरअसल कार चालक नशे में था, जिसकी वजह से यह पूरा हादसा हुआ। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और हालांकि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उधर हरिद्वार में हार्डवेयर व्यापारी संतोष महेश्वरी को धमकाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले में स्पेशल पुलिस टीम ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है और पुलिस टीम ने 2 युवकों को उनके मोबाइलों समेत धर दबोचा है। बताना चाहेंगे कि 9 मार्च को फोन कॉल से धमकी देने के मामले में हरिद्वार में मुकदमा दर्ज किया गया था और लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही थी, जिसके बाद अब 2 आरोपियों को उनके मोबाइलों समेत दर दबोचा गया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। आगे की जांच शुरू कर दी गई है। मार्च को इसमें सूचना आई थी, हमारे व्यापारी हरिद्वार के श्री माहेश्वरी जी के द्वारा सूचना दी गई। अज्ञात नंबर से एक कॉल आई थी और एक गैंगस्टर बिश्नोई के नाम से जो है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इनसे अवैध रूप से जो है रंगदारी की डिमांड की गई थी। इस पर इन्होंने सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस द्वारा इसमें एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया था।
साथ ही साथ जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पता चला ये मोबाइल जो नंबर जिससे फ़ोन किया गया था वो राजस्थान क्षेत्र में किसी व्यक्ति का था। पुलिस टीम जब राजस्थान पहुंच के वेरीफाई करती तो पता चलता उनका मोबाइल जो है कुछ दिनों पूर्व ही खो गया था और इसकी सूचना इन्होंने वापस आने के बाद दी थी। तो इसके बाद पता चला कि मोबाइल खोने के कारण किसी के द्वारा दुरुपयोग किया गया। साथ ही साथ इसी मोबाइल नंबर से जो व्यक्ति का खोया था राजस्थान से, इससे रायवाला के 2 अन्य व्यापारियों को भी धमकी भरी कॉल गई थी, जिसमें रायवाला देहरादून में भी 2 मुकदमे एक्सटॉर्शन के दर्ज किए गए थे। विगत एक दिन पहले ही 2 तारीख को फिर से व्यापारी के पास कॉल आती है और उनके द्वारा अन्य नंबर से कॉल की जाती है और इस बार डिमांड करने के बाद जगह बताई जाती है कि और नहीं तो को परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस पर हमने विशेष टीम बनाई थी, चूंकि 3 मुकदमे दर्ज हो गए थे और इस विशेष टीम की जो सुरागरसी की गई उसमें हमने 2 लोग को इसमें अरेस्ट किया है, जो तथाकथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताकर एक्सटॉर्शन की कॉल कर रहे थे। इनके द्वारा रेकी करके हरिद्वार और रायवाला क्षेत्र के व्यापारियों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की गई थी और ये सोचते हुए उनके पास काफ़ी धन है, इनको कॉल की गई थी। इसमें 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है। इसमें गोविंद बाबू और वीरेंद्र उर्फ छोटा सुनार है, जिनको अरेस्ट किया गया है और जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं कानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के समर्थकों के बीच जुबानी जंग जारी है और इसी कड़ी में विधायक उमेश कुमार के गुर्जर समर्थकों ने प्रेस वार्ता कर चैंपियन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चैंपियन अपनी हार से पूरी तरह से बौखला गए हैं और वो अपने समर्थकों से उमेश कुमार पर उल्टे सीधे आरोप लगवा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चैंपियन पर आपदा के पैसे पर कमीशन खोरी करने का भी आरोप लगाया है। इसके लिए उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। कुमार के उसमें है जी, हम गुज्जर समाज तो उमेश कुमार के लड़ रहे। हमने निर्दलीय में वोट दी थी विधायक जी को, कुंवर प्रणव सिंह को। हम 15 साल उन्हें तंग करके रखे, तो हम जी गुज्जर नहीं थे क्या? आज गुज्जर दिख रहेगा क्या? तो क्या मान, उन्होंने तो 2 गुज्जर थे, राजेंद्र सिंह नेता, उसके खिलाफ भी बोला, भगोड़ा बता रविंदर सिंह, वो समाज के नेता, तो वो किसी के खिलाफ भी नहीं बोलते। देखिए, पूर्व विधायक प्रणव ने खानपुर के सम्मानित विधायक उमेश कुमार जी पर अमर्यादित टिप्पणी की और गुज्जर समाज के लोगों को यह बताना चाहता है प्रणव कि उमेश कुमार जी गुज्जर समाज के विरोध में है, लेकिन ऐसा नहीं है। उमेश कुमार जी ने हमेशा गुज्जर समाज का सम्मान करने का काम किया है। खानपुर विधानसभा में भी बहुत गुज्जर उमेश कुमार जी के साथ में। देखो, किसी के माँ बाप पर कोई टिप्पणी करेगा, कब तक चुप रहेगा? एक आदमी के बारे में हर बार एक ही शब्द बोल लगा, तेरे माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा भाई ऐसा, तू पीछे क्या था? एक बार बताइए आप, ये कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 2002 से पहले कितना धन था भाई इसके पास? क्या था? कितनी गाड़ियाँ थी इसके पास? वो कहीं से भी आया, कहीं से भी ला रहा है। वो आज की तारीख में वर्तमान विधायक है और जो हार गया वो 0। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।